गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग का टेस्ट नंबर 3 है। और क्या है? तो जो पिछले सालों के जो पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं उसी में से हमने आज यह सैंपल लाया है कि देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, पिछले साल के आए हुए विज्ञान के क्वेश्चन। और हम लोग का टारगेट क्या है कि जो 66वीं बीपीएससी का प्री होगा, दरोगा का मेन होगा, या इंटर लेवल का जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है, या कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, आरएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें का जो प्री है उसको क्लियर करना। कोई प्री क्लियर करेगा उसके बाद ही नहीं कुछ आगे जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। अब बताइए कि ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं जाएंगी। कॉमन सेंस की बात है कि आकाश में तारा है, सूरज है, कभी हम लोगों ने उसका आवाज़ सुना है अपने कानों से? नहीं सुने हैं। मतलब हम लोग जानते हैं कि बीच में हवा नहीं है, यानी ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चलेगी? तो यह निर्वात में नहीं चल सकती है। आगे देखिए, तो इसका उत्तर डी, यानी ध्वनि तरंगें क्या है? तो यह मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक वेव है, और यह धक्का मारकर चलती है, यानी इस तरह से आगे पीछे चलती है। जैसे कि अगर प्रकाश है तो उसका अगर वेव बनाया जाए तो कैसे बनता है? यह एक लाइन है, प्रकाश वेव इस तरह से चलेगी। और ध्वनि वेव कैसे है? इस तरह से एकदम महीन महीन। तो यह इसके लिए एक माध्यम चाहिए, तभी हम यह ध्वनि चलेगी और हम अपने कानों से सुन सकते हैं। इसीलिए और क्वेश्चन आता है, ये चांद पर कोई व्यक्ति चला गया और वहाँ से कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को बोलेगा, क्या बगल वाला बात सुन पाएगा? न सुनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माध्यम है ही नहीं। आगे देखिए, सूची को मिलान करना है। एड्रेनल, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, फेरोन्स, और इसका इससे मिलान कीजिए। सबसे पहले इसमें सबसे हल्का देखिए, हम लोग जानते हैं कि फ्लाइट किसको कहते हैं? यानी लरो और उडू हार्मोन, तो एड्रेनल। तो एड्रेनल इसमें कहाँ है? तो इसका मतलब होगा कि इससे क्या होगा? लड़ो और भागो, यानी कि गुस्सा भी करेगा और वो भाग जाएगा, यानी डर है, यानी 1 का ए। तो ए का 1 कहाँ कहाँ मिलेगा? तो देखिए आपका ए की विकल्प खत्म, ये खत्म हो गया, यानी कि अब सी होगा चाहे बी होगा। फिर देखिए, हम लोग बहुत सुनते हैं कि मधुमेह की बीमारी या चीनी का रोग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो गई और उसमें इंसुलिन पड़ता है। तो इंसुलिन का मिलान किससे होगा? तो ग्लूकोज से। तो सी का 4, तो सी का 4 कहाँ है? तो सी, हम लोग का क्या विकल्प सही हो गया? सी। फिर फेरोमोन्स, यह क्या है? तो यह पड़ा है मैमल में होता है। मैमल यानी कि जानवर वाली बात है, आदमी में नहीं। इसमें साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होगा। और एस्ट्रोजन, तो यह महिलाओं से संबंधित हार्मोन है। आगे देखते हैं नीचे इसके एक्सप्लेनेशन। एड्रेनल, इसका क्या होगा? तो दबाव, क्रोध या भय के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होने वाला हार्मोन होता है। फिर एस्ट्रोजन, यह मुख्यतः मादा यौन लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। और इंसुलिन तो ग्लूकोज के उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। और फेरोमोन्स, तो फेरोमोन्स मतलब क्या? यह गंध के द्वारा समान प्रजातियों के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक कार्बन क्रेडिट किसका समतुल्य है? कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लगभग 2015-16 से पहले खूब जोर शोर से आया था। उसमें था कि एक ऑप्शन लाया गया था कि अगर कोई देश है, सबके लिए एक लिमिट बना दिया गया पूरी दुनिया में, अगर आप प्रदूषण करते हो तो आपका लिमिट है। जैसे मान लेते हैं अमेरिका के लिए 5 ट्रिलियन, जर्मनी के लिए मान लेते हैं 6 ट्रिलियन, चीन के लिए 10 ट्रिलियन, इससे ये लिमिट हो गया है। कोई गरीब देश है, भूटान के लिए 2 ट्रिलियन कर दिए। इस तरह अफ्रीका का देश है, उसके लिए 1 ट्रिलियन कर दिए। अब अमेरिका 5 की जगह पर 6 ट्रिलियन गैस का उत्पादन कर देता है। बदले में भूटान ने करना था 2 ट्रिलियन, ने किया है 1 ट्रिलियन। अब इसके बाद में 1 ट्रिलियन तो इसको पॉजिटिव बचा हुआ है। अब क्या था ऑप्शन उसमें? कोई अमीर देश और कोई गरीब देश। गरीब देश चाहेगा उस जो उसका बचा हुआ है वह उस 1 ट्रिलियन उसका कोटा वह बेच देगा, और बदले में जो अमीर देश है वह चाहे कि वो अधिक खर्चा किया है, अधिक गैस उत्पन्न किया है, तो अपने भरपाई के लिए कोई किसी ऐसे देश को अपनाए जिसने कम गैस का उत्पादन किया है, कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया है, जिससे क्या होगा कि वह उससे वह कोटा खरीद ले, पैसा देगा उसको। अतः जो भूटान का 1 ट्रिलियन कार्बन क्रेडिट बचा था, जो उसका कोटा, वह अमेरिका के नाम पर लिख दिया जाएगा।
जिससे उसका भी संतुलन हो गया और बदले में भूटान को क्या हुआ, तो कुछ पैसा मिल गया। तो एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य था, इसका मतलब होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग होता है, यानी फोटोवोल्टिक सेल में। ये सदाबहार क्वेश्चन, तो देखिए सिलिकॉन होगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, यह टंगस्टन का। क्यों, क्योंकि इसका जो गलनांक है ये बहुत हाई है। आगे देखिए, अम्ल वर्षा होने का कारण कौन सा प्रमुख प्रदूषक है, यानी अम्ल वर्षा किस प्रदूषक के कारण होता है, तो इसके कौन सा कारण होगा, उत्तर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन तो यह ग्रीन हाउस गैस भी नहीं है, नहीं प्रदूषणकारी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड यह प्रदूषणकारी गैस है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये तो क्या है, ये सब अम्ल वर्षा कराने के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेवार गैस है वह इन्हीं दोनों को माना जाता है। तो इस वर्षा के फलस्वरूप क्या होगा, पौधों, जीव जंतुओं और आधारभूत संरचनाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तभी तो मथुरा की रिफाइनरी को बंद करा दिया गया है। क्यों, क्योंकि उससे वहाँ पर अम्लीय सल्फर का अधिक उत्पादन होता, निष्कर्षण होता था, जिससे जो आगरा का ताजमहल है वो उसी के नज़दीक में है, तो ताजमहल का रंग रूप बिगड़ने लगा था। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसे, तो यहाँ देखिए जैविक खाद में तो ऐसे यह नीम है, तो नीम यह कीटनाशक के रूप में है, यूरिया तो यह कृत्रिम है, पोटेशियम कृत्रिम है, लेकिन अजोला है यह जैविक खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अजोला जलीय पर्णागो या फॉर्न्स की 7 प्रजातियों का एक वर्ग है और नाइट्रोजन को स्थिर रखने की सामर्थ्यता के कारण यह एक आदर्श जैव उर्वरक होता है। अब यहाँ देखिए गन पाउडर जो होता है वह किसका मिश्रण है, यानी किस के मिलाने से गन पाउडर बनता है, तो कौन होगा, यहाँ देखिए चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट तीनों का मिश्रण होता है, किसमें, तो गन पाउडर में। यहाँ देखिए पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर भी कहते हैं, याद कर लीजिए। इसमें सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में कार्य करता है, वहीं साल्ट पीटर एक ऑक्सीडाइजर यानी कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आर्सेनिक धातु का इस्तेमाल किसके उपचार के लिए किया जाता है, तो इसका काम है क्या, कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग, तो आर्सेनिक धातु का इस्तेमाल होता है। और उसमें क्या, यहाँ देखिए आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड AS2O3 यह महत्वपूर्ण आर्सेनिक का एक ऑक्साइड है। लोहा का शुद्ध रूप कौन है, तो यह पिटवा लोहा, याद कीजिए कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें अशुद्धि का मतलब क्या, तो उसमें कार्बन की जो उपलब्ध मात्रा है उस जितना अधिक कार्बन का मात्रा है वह उतना अशुद्ध है। लोहे में कार्बन की मात्रा के आधार पर शुद्धता का पता लगाया जाता है। पिटवा लोहे में सबसे कम यानी 0.08% कार्बन का अंश होता है। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट होता है, तो साबुन किसका सोडियम सॉल्ट होता है, कार्बोलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल, अमाइल अल्कोहल। गैस कीजिए, तो साबुन जो होता है यह स्टीरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट होता है। कौन, तो साबुन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल एसिड तो इसमें था ही नहीं, हाँ है अम्ल, यह क्वेश्चन विवादित है। कार्बोक्सिल एसिड यानी फैटिक एसिड जैसे स्टीरिक एसिड, जिसका सूत्र यहाँ देख लीजिए बहुत भयानक, C17H35COOH, और पॉलीमिटिक एसिड। और साबुन क्या होता है, तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल एसिड यानी जैसे फैटिक एसिड जैसे स्टीरिक एसिड और पॉलीमिटिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम एसिटेट एक प्रमुख लवण है जो कि तत्वतः क्या है, तो एक साबुन होता है। निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित होता है,
यानी जैव निम्नकारी कौन है, और एक होता है अजैव निम्नकारी, जैसे कि प्लास्टिक, यानी कि जो नहीं खराब हो, यानी जो जैसा छोड़ दिया जाए उसी तरह से बहुत सालों सालों तक उसी तरह विद्यमान रहे। इसमें पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस यह जीव जंतुओं के द्वारा इसका अपघटन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो वाहित माल है यह जैव विघटित है, यह कुछ दिन के बाद होता ही नाश हो जाता है इसका। पीतल एक मिश्र धातु है, हम लोग जानते हैं। अब क्वेश्चन है कि इसके अवयव कौन कौन से हैं, तो पीतल का अवयव कौन होगा, तो दो, कौन नाम क्या है, तांबा और टीना। तांबा और टीन को मिलाने से क्या बनता है, तो तांबा जस्ता और टीन को मिलाने से क्या बनेगा, पीतल बनता है, और तांबे और टीन को मिलाने से कांसा बनता है। तो तांबा और टीन को मिलाने से कांसा, और जस्ता और टीना को मिलाने से पीतल बनता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, यह बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। यहाँ देखिए, शुद्ध पानी और उदासीन विलयन, ये दोनों का तो पीएच मान 7 ही होता है, 7 बराबर उदासीन। लेकिन इसका उत्तर क्या माना जाएगा, उन्होंने माना कि इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का मान 7 होता है, यह स्केल है, यहाँ पर 7 हो गया, तो 1 से 7 तक यह अम्लीय है, फिर 7 से आगे 14 तक क्या हो गया, क्षारीय है। 7 से इधर घटते हुए क्रम में बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से ऊपर जाने पर 7 से 14 पर इधर मुँह आगे 7 से आगे 8, 9, 10 इस तरह आगे जाएगा तो क्षारीयता यानी वह पदार्थ है उसका बेसिक होने का मांग बढ़ जाएगा। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, तो एकमात्र तत्व है कौन, तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, उसका नाम क्या है, तो प्रोटियम। इस प्रोटियम में क्या होगा, तो एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। और एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, ऊर्जा, वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। तो बताइए किसका होगा, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम इकाई है गैस 1, 2, और यह तरंग दैर्घ्य की इकाई है, किसकी, तरंग दैर्घ्य की, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है, तो यह तरंग दैर्घ्य की है। और थोड़ा देख लेते हैं, उसी तरह ऊर्जा इकाई जूल है, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज, और तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किस में मापा जाएगा, तो हर्ट्ज में। यहाँ देखिए, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो वाट। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और पूरक इकाई यानी जो समतल कोण होता है इसका मात्रक रेडियन होता है, क्या नाम है, रेडियन। और डीएनए की खोज किसने की थी, तो हम लोग जानते हैं जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इसने डीएनए का डबल हेक्सी मॉडल होता है, इस तरह के देखिएगा, जब डीएनए का चित्र है ना इसी तरह का रहता है, सीडी जैसा, वो मोड़ा हुआ सीडी। तो उसको खोज किसने किया था उसका, तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। और ग्रेगर मेंडल, ये तो उत्परिवर्तनवाद के जनक हैं। जोहानसन भी नहीं किए थे, इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज ई होगा, क्यों, क्योंकि हम आगे बताएंगे। डीएनए के डबल हेक्सी मॉडल का पता लगाने का श्रेय जेम्स वाटसन और क्रिक को जाता है। और डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, यह 1869 की बात है। स्विस रिसर्चर फेडरिक, पढ़िए क्या पढ़ा जाएगा इसको, मिस्चियर ने डीएनए को खोजा था। और ग्रेगर मेंडल उत्परिवर्तनवाद या प्रभाविकता के नियम के जन्म जाता है। और ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल, यह क्या है, यह मुख्य रूप से वसा होता है। तो ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल वे ग्लिसराइड होते हैं जो जीन वसा अम्ल से स्टीरीकृत किए होते हैं। ये वनस्पति तेल एवं जंतु वसा के प्रमुख संगठक होते हैं। यह एक असंतृप्त वसा का उदाहरण है, जैसे ग्लिसरॉल, पॉलीमेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, अल्फा लिनोलिनिक अम्ल आदि, ये सब क्या है, तो सब के सब तो इसी के मिलते जुलते या इसी के भाग हैं, यानी कहा जाए तो सब के सब क्या है, तो सब के सब वसा हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम्स यानी EEG
निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? तो यह मस्तिष्क के लिए, यह और ECG मस्तिष्क के लिए होगा, और वहीं अगर रहता है ECG यानी कि कार्डियोग्राफ, मतलब वह हार्ट की जांच के लिए। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करेगा? शरीर का तापमान थैलेमस, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ओब्लांगेटा। तो मेडुला ओब्लांगेटा यह नहीं करेगा, तो कौन करेगा? जो शरीर का अग्र मस्तिष्क होता है उसका नाम क्या है? सेरेब्रम। तो सेरेब्रम नहीं है, उसका भाग होता है, क्या नाम उसका? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये दोनों किसके भाग हैं? यहाँ देखिए ना, सेरिब्रम यह मस्तिष्क का अगला भाग है। इसका कार्य देखना, सुनना, सूंघना, अनुभव करना, प्रेम, घृणा आदि क्रिया करना है। वहीं थैलेमस भी इसी का भाग है। इसका कार्य दर्द, ठंडा तथा गर्म आदि का अनुभव करना है। वहीं हाइपोथैलेमस यह भी सेरिब्रम के ही अंदर का एक भाग है, और इसका कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स एवं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय पर नियंत्रित करना, और यह पसीना, रक्तदाब, ताप नियंत्रण, खुशी आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कौन? तो हाइपोथैलेमस। वहीं सेरिबेलम यह मस्तिष्क का पिछला भाग है, जिसका कार्य मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करना। इसी कारण हम लोग दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं, बैठ सकते हैं। और मेडुला ओब्लांगेटा यह तंत्रिका कोशिकाओं की वह मूल इकाई है जो सूचनाओं को प्रेषित करने का तथा प्राप्त करने का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर पर नियंत्रित रखती है। किस में? तो यह प्रत्यावर्ती धारा, मतलब क्या कि जो रिफ्लेक्स, जैसे कि कहीं कोई घटना हो गया, कुछ हो गया, तो शरीर जो उसका जवाब देगा, रिफ्लेक्शन करेगा, उसका काम करता है यह। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में क्या होता है? इसका एक सूत्र होता है, याद कर लीजिए, C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो C बराबर क्या है? तो 40/5, इसको काट दीजिए 8 बराबर F माइनस 32/9, 9 से इसको गुना कीजिए तो 72 बराबर F माइनस 32, यानी F बराबर क्या होगा? तो 104, यानी 104 फ़ारेनहाइट इसका उत्तर होगा, यानी 20 का A। तो यही सूत्र है। अगली बार मिलेंगे तो फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।